कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति पढ़ रहे थे। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीय प्रकृति हमने पढ़ी थी, हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसके अंदर से हाइड्रोजन को ये बाहर निकालता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का यदि जल अपघटन कराते हैं या फिर विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ये यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, और जितने ज्यादा कोई भी परमाणु अणु जो है जितने ज्यादा हाइड्रोजन बाहर निकालेगा उतना अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया। ये क्या करता है, यहाँ पर H पॉजिटिव को बाहर निकालता है और कैसा बन जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। अब ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये अनुनाद के द्वारा या प्रेरणी प्रभाव के द्वारा स्थायी हो जाता है और अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के पीछे कोई समूह जुड़ा हुआ है, कोई भी प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, तो उसकी उपस्थिति यहाँ पर अम्लीय प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। यहाँ पर यदि कोई भी समूह जुड़ा हुआ है तो वो इसकी अम्लीय प्रकृति को बढ़ाती है या घटाती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी का प्रभाव। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव या प्रतिस्थापी का प्रभाव। अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापी का प्रभाव जो है अम्लीय प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लेते हैं, बाद में लिखाएंगे, पहले समझ लीजिए। यहाँ पर ये COH समूह है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इसके पीछे मान लीजिए कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग ग्रुप लगा हुआ है। जैसे हमने क्लोरीन लगा दिया, हमने फ्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, तो इनकी प्रकृति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये जो O और H के मध्य का जो बॉन्ड होता है ये दुर्बल होकर टूट जाता है, और टूटने के बाद यहाँ पर H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। अब H पॉजिटिव बाहर निकलने के बाद जो हमारा ये आयन बना है, कार्बोक्सिलिक ऋणायन जो बना है, ये या तो अनुनाद के द्वारा या फिर प्रेरणी प्रभाव के द्वारा स्थायी होना चाहिए। H पॉजिटिव के निकलने के बाद भी क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। तो यदि इसके पीछे कोई भी इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो प्रेरणी प्रभाव के द्वारा इसको स्थायित्व प्रदान करता है, तो ये अधिक अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। और यदि इस COH समूह के पीछे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, कैसा ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया जो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो यदि इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ से इसका जो OH बंध है इसको ये पृथक नहीं होने देगा, इसको पृथक करने में ये दुविधा उत्पन्न करेगा, इसे आसानी से पृथक नहीं होने देगा। ये आसानी से पृथक नहीं होगा तो इसकी अम्लीय प्रकृति जो है कम हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होते हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, वो इसकी अम्लीय प्रकृति में कमी करते हैं। जैसे यहाँ पर हम CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। ये क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस पर बढ़ा देते हैं, जिससे इसकी अम्लीय प्रकृति कम हो जाती है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर कोई भी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो वो अम्लता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए क्लोरीन समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है। हैलोजन की प्रकृति होती है कि वो
बंद इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, बंद इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो O और H के बीच में जो बंध है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहां से ये जो बंध का इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ आकर्षित होगा, इस तरफ आकर्षित होगा, तो यहां पर आसानी से Cl समूह की उपस्थिति के कारण इस कार्बोक्सिलिक अणु से हाइड्रोजन पृथक हो जाता है। अब पृथक होने के बाद जो हमारे पास क्लोर कार्बोक्सिलेट ऋणायन बना है, तो क्या कहेंगे हम? कार्बोक्सिलेट ऋणायन। ये जो ऋणायन बना है, ये ऋणायन स्थायित्व को प्राप्त करता है। और स्थायित्व कैसे प्राप्त करता है? यहाँ पर ये अपने ऋणावेश में वृद्धि करता है, और ऋणावेश में वृद्धि करने के कारण ऋणावेश का प्रसरण हो जाता है, ऋणावेश फैल जाता है, और ऋणावेश के फैलने के कारण यहाँ पर जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलेट ऋणायन होता है वो स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो अम्लीय प्रकृति की मात्रा में वृद्धि होती है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ये समूह की जो उपस्थिति है, जो हमारे पास हैलोजन पाए जाते हैं, उन हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम होता है क्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर यदि COH समूह के साथ हैलोजन को लगाया जाता है तो इनकी अगर प्रकृति क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए या अम्लीय प्रकृति का क्रम देखा जाए, तो अम्लीयता का जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा। CH2COH greater than इस प्रकार से हैलोजन समूह जो होते हैं इस प्रकार से अम्लीय प्रकृति में वृद्धि करते हैं। यदि फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो अधिक प्रबल बल से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और आसानी से हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा और अम्लता में वृद्धि होगी। इस प्रकार से हैलोजन यदि जुड़े हुए हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का क्रम इस प्रकार से पाया जाता है। अब यदि यहाँ पर इन समूहों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो समूह की संख्या में वृद्धि करने पर भी अम्लीय प्रकृति में वृद्धि होती है। पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी का प्रभाव। हेडिंग तो लिख लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त लगा हुआ प्रतिस्थापी समूह भी अम्लता की प्रकृति को प्रभावित करता है। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखना, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ
इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है तो H पॉजिटिव आयन आसानी से पृथक हो जाता है। H पॉजिटिव आयन आसानी से पृथक हो जाता है और बनने वाला कार्बोक्सिलेट ऋणायन अनुनाद तथा प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा बनने वाला कार्बोक्सिलेट ऋणायन अनुनाद तथा प्रेरणिक प्रभाव के कारण स्थायी होता है। तो अम्लता में वृद्धि होती है। अभी उतार लेना, थोड़ी उतारना है यहाँ। यहाँ तक बताने के बाद बता देंगे। और उसके नीचे लिख लेना हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार होता है। इसके आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का क्रम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का क्रम निम्न प्रकार प्राप्त होता है। ये देखो यहाँ से लिखना हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम ये होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का क्रम ये होता है। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 डाल के लिखिए
इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या में वृद्धि होने पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या में वृद्धि होने पर अम्लीयता में वृद्धि होती है। जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये क्रम का लेना, यहाँ पर भी वही अम्लीयता का क्रम है। और अब पॉइंट नंबर तीसरा डालिए। और पॉइंट नंबर 3 में लिखिए, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह की यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह की कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से जुड़े हुए प्रतिस्थापी की कार्बोक्सिलिक अम्ल से दूरी बढ़ती है तो अम्लीयता की प्रकृति में कमी आती है। तो अम्लीयता की प्रकृति में कमी आती है। और नेक्स्ट स्लाइड लिखिए, अतः अम्लीयता का क्रम निम्न प्रकार होता है। अब सुनिए, यहां पर कोई भी हमारे पास समूह है, ब्यूटेनोइक अम्ल है हमारे पास। अब ब्यूटेनोइक अम्ल में यहाँ पर जो प्रतिस्थापी समूह है वो अल्फा कार्बन पर उपस्थित है, तो यहाँ पर पास में होगा। यदि इस प्रतिस्थापी समूह को अल्फा पर ना लगाकर बीटा पे लगाया जाता है तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, हमारा प्रतिस्थापी समूह हो गया बीटा पर। और यदि ये बीटा पर से हटाकर इसको तीसरे कार्बन पर, जिसे हम गामा कार्बन कह सकते हैं, गामा पर लगाया जाता है तो यहाँ पर हमसे पूछता है अम्लीयता का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पास में यहाँ पर है तो अधिक प्रबल बल से आकर्षित करेगा और आसानी से बंध टूट जाएगा, तो इसकी अपेक्षा ये ज्यादा अम्लीय होगा। यहाँ पर दूरी बढ़ गई है तो आकर्षित तो करेगा, लेकिन आकर्षण बल का जो मान है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो इसमें बंध जो है थोड़ा सा दुर्बल हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी अम्लीयता इसकी तुलना में ये अधिक दूर है तो ये सबसे कम बल से आकर्षित करेगा और यहाँ से
इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में हमें दुविधा होगी क्योंकि इसका आकर्षण बल कम हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर यदि अल्फा बीटा गामा पर प्रतिस्थापी समूह होता है तो इसकी अम्लता का क्रम इस प्रकार प्राप्त होता है। ये काम देखिए अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन यदि कार्बोक्सिलिक समूह पर कोई ऐसा समूह उपस्थित हो जो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, मान लीजिए यहाँ एल्किल समूह है, CH3 हो सकता है, यहाँ C2H5 हो सकता है, ऐसा समूह जो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन ग्लेजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन ग्लेजिंग ग्रुप की उपस्थिति में यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्लेजिंग ग्रुप की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन जो आयन है इसका पृथक्करण होना मुश्किल हो जाएगा, आसानी से पृथक नहीं होगा। आसानी से पृथक नहीं होगा तो यहाँ पर अम्लीय प्रकृति जो है, अम्लीय प्रकृति में कमी आती है। अम्लीय प्रकृति कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आसानी से ये पृथक नहीं होता है, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने के कारण ये अस्थायी हो जाता है, अस्थायी होता है तो पुनः अपने हाइड्रोजन को वापस अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसी स्थिति में इसकी अम्लीयता के मान में कमी आ जाती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रतिस्थापी समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रतिस्थापी समूह की प्रकृति इस प्रकार है, इस प्रकार है कि वह H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन के निष्कासन को, H पॉजिटिव आयन के निष्कासन को दुर्लभ बनाती है, H पॉजिटिव आयन के निष्कासन को दुर्लभ बनाती है। तो और H पॉजिटिव के निकलने के बाद, और H पॉजिटिव आयन के निकलने के बाद कार्बोक्सिलेट ऋणायन, H पॉजिटिव आयन के निकलने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। तो अम्लीय प्रकृति में, तो अम्लीय प्रकृति में कमी आती है, अम्लीय प्रकृति में कमी आती है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, प्लस आई प्रभाव वाले, प्लस आई प्रभाव वाले समूह की उपस्थिति में, प्लस आई प्रभाव वाले समूह की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता का क्रम, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता का क्रम निम्न प्रकार होता है।
कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता का क्रम निम्न प्रकार होता है। ये इसकी अम्लीयता का क्रम है। जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर अम्लीयता कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करते हैं। तो ये अम्लीयता का क्रम है, ये लिख लेना। देखिए, अब इसमें एक नोट डाल के लिखिए, हार्मिक अम्ल की अम्लीयता हार्मिक अम्ल की अम्लता एसिटिक अम्ल से अधिक होती है। फार्मिक अम्ल की अम्लता एसिटिक अम्ल से अधिक होती है क्योंकि एसिटिक अम्ल में CH3 समूह उपस्थित होता है। एसिटिक अम्ल में CH3 समूह उपस्थित होता है जिसके प्लस आई प्रभाव के कारण OH बंध पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। साथ ही मैथिल समूह के इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव के कारण ऋणावेश का प्रसरण नहीं होता है। ऋणावेश का प्रसरण नहीं होता है जिससे बनने वाला कार्बोक्सिलेट ऋणायन अस्थायी होता है। बनने वाला कार्बोक्सिलेट ऋणायन अस्थायी होता है। यहाँ पे ये जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास फार्मिक अम्ल होता है और CH3COH जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। यहाँ आपको बताया गया कि जैसे जैसे मैथिल समूह एल्किल समूह बढ़ता जाएगा
वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति कम होती चली जाएगी। और यहाँ पर जैसे जैसे अम्लीय प्रकृति कम होती जाती है, यहाँ पर जो HCOH है, यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह उपस्थित नहीं है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ मैसिव समूह का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन देना। ये यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन पृथक होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद से ऋणावेश बनाएगा और ये वापस से हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसलिए यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल होता है वो फार्मिक अम्ल से कम अम्लीय होता है, यानी कि फार्मिक अम्ल की अम्लता ज्यादा होती है और एसिटिक अम्ल की अम्लता कम होती है। ये लिख लेना HCOH is greater than CH3COH। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड कीटोन वाला लेसन जो है कंप्लीट है।